हेलो, वेलकम टू द जुगनू आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट का यूनिट 1 है ये। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का असली मीनिंग क्या है और एक्चुअल में जो लोग वोट देते हैं डेमोक्रेसी को बनाने में वो एक्चुअल में इक्वालिटी में है कि नहीं है। इट्स चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये टीचर्स के लिए कुछ नोट्स दिए गए हैं और इसमें कुछ 2 स्टोरीज़ दी गई हैं जिससे हम ये बताएंगे कि एक्चुअल में जो इक्वालिटी है वो प्रेजेंस है इस सोसाइटी में कि नहीं। तो ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। देखिए, मंजीत कौर जो टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है और गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है जो लोगों के घरों में जाके काम करती है, और सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर, ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर है। तो यहाँ पे जब वोट पड़ता है तो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, कोई भी हो, चाहे बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो, सभी लोग एक ही लाइन में खड़े होते हैं वोट डालने के लिए। और जब उनकी बारी आती है तभी वो वोट डालते हैं। तो वो इस चीज़ से ये समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब कांता की बारी आती है तो कांता वोट डालती है, और चाहे वो टीचर्स हो, मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब कोई छोटा हो बड़ा हो, चाहे मतलब जितना भी अमीर गरीब हो, सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं और सबको वोट डालने का अधिकार है। तो इसको कहते हैं कि एक इक्वालिटी है जो सबको मिली है, इक्वालिटी, राइट टू वोट की, ठीक है। इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है, आप सबको पता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें एक आर्टिसन है, हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड है, इंडस्ट्रीज़ है। तो वोट देने के टाइम तो ये सब एक ही लाइन में लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या ये एक ही लाइन में लग रहे हैं कि नहीं। जब ये हॉस्पिटल जाते हैं, मान लो कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसकी जो बेटी है वो बीमार होती है, ठीक है, बीमार होती है, तो वो अपने मालिक से एडवांस में पैसा उठाकर अपने काम को छोड़कर, यानी कि छुट्टी लेकर हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर भी उसको लाइन लगाना पड़ता है और उसको वहाँ से दवाएं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक अमीर इंसान है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है या फिर कोई कंसल्टेंट है, तो उसको ये सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो एक जो गरीब इंसान है उसको सिर्फ वोट में ही इक्वालिटी है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसमें उसको कोई इक्वालिटी नहीं मिल रही है, राइट। तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बताया गया है कि इक्वल राइट टू वोट देने का जो राइट है वो तो हमें इक्वल है ही। जैसे कांता को एम्प्लॉयर को बताना पड़ा कि मुझे जाना है, ठीक है, अशोक जैन, छोटेलाल और उसके जो नेबर्स हैं, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है लाइक इंडिया, सभी अडल्ट जो है वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी व्यवसाय या फिर किसी भी बिजनेस से बिलोंग करते हो, सबको जो है वो चाहे पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, चाहे जैसे भी हों, रिच हो पुअर हो, उनको जो है वोट देने का अधिकार है, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन कांता की जो लाइफ है, जब वो वोट देने गई थी तो एक ही लाइन में लगी थी, इसमें अमीर भी लगे थे और गरीब भी लगे थे, सब लोग लगे थे एक ही लाइन में। लेकिन जब वो अपनी सोसाइटी में आती है तो जब उसकी बेटी बीमार पड़ती है तो वो अपने मालिक से पैसे उधार लेकर वो जाती है हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी उसको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है, और उसको गरीबों की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अमीरों के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं अलग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, ठीक है। वो उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है डॉक्टर्स को, तो वो अमीरों को लाइन नहीं लगानी पड़ती, वो तुरंत जाते हैं, उन्हें तुरंत दवाइयाँ मिल जाती हैं। लेकिन गरीबों के लिए उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है, तब जाके उनकी बारी आती है और उन्हें दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर के यहाँ पे अमीर और गरीब को अलग अलग लगना होता है लाइन में, और उनके साथ बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं हो रही है। नेक्स्ट अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी क्या है कि
ईच ऑफ दिस बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट ऑफ, हम 2 स्टोरीज़ देखेंगे, ठीक है। इसमें एक ओम प्रकाश है जिसका बेटा स्कूल में पढ़ता है। ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि कास्ट से बिलोंग करता है। तो उसका बेटा जो है वो स्कूल में पढ़ता है। तो एक बार क्या होता है कि उसका बेटा जो है वो क्लास साफ़ कर रहा होता है। तो ओम प्रकाश जो है उसको देख लेता है कि मेरा बेटा जो है वो क्लास साफ़ कर रहा है। तो वो उसको वहाँ स्कूल से ले जाता है और काफ़ी नाराज़ भी होता है, राइट। तो इस तरह से वो उसको स्कूल से हटा लेता है। तो इसमें क्या देखा गया है कि एक जात के बेस पे, क्योंकि वो वाल्मीकि है तो उसको साफ़ सफाई का काम दे दिया स्कूल वालों ने, ठीक है। तो एक तरह से उसके साथ कोई इक्वालिटी तो नहीं हो रही ना, रिलीजन के बेस्ड पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दूसरी साइड में एक अंसारीज़ फैमिली थी जो अपार्टमेंट लेने जाते हैं, कई जगह जाते हैं अपार्टमेंट में। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपना अपार्टमेंट्स उन्हीं को देंगे जो नॉनवेज नहीं खाते होंगे, लाइक किसी ब्राह्मण को या फिर किसी और कास्ट को, क्योंकि वो अंसारीज़ हैं तो देश इंश्योर कि वो चिकन पकाएंगे ही या फिर नॉनवेज तो खाएंगे ही। तो इस तरह से उनके साथ रिलीजन के तौर पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी कोई इक्वालिटी नहीं देखी जा रही है। तो यहाँ पे वही स्टोरी बताई गई है। ओम प्रकाश जो एक फेमस दलित राइटर है और उन्होंने लिखा है कि झूठा, ही राइट्स, आई हैड सेट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। उन्होंने बताया है कि मैं सबसे अलग बैठता था और फ्लोर पे बैठता था और मैट जो कि सम टाइम क्या होता था कि वो हर किसी से दूर बैठते थे या फिर किसी के पास नहीं बैठते थे दूर। लेकिन सम टाइम क्या, दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, वो उनको मार दिया करते थे। ये सब अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से एक दलित होने के नाते उनके साथ भेदभाव होता था स्कूल में, राइट। तो ये चीज़ें हैं। और ये मैंने आपको बता दी है स्टोरीज़, ठीक है। तो उसके बाद डिग्निटी यहाँ पे आ जाती है कि व्हेन अ पर्सन ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, ठीक है। अगर किसी पर्सन को सिर्फ एक जात के नाम पर, ठीक है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसकी डिग्निटी को फ़र्क पड़ता है, उसकी डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ और अंसारीज़ के साथ हुआ। अंसारीज़ को कई लोगों ने ये सजेशन दिया कि भाई आप अपना नाम जो है वो बदल कर कुछ और रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपार्टमेंट ईजिली मिल जाए। तो इस तरह से उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को वो ठेस पहुंचती थी। इस तरह से उन्होंने ऐसे सजेशन लेने के लिए मना कर दिया, राइट। तो ये है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है। इसका मतलब ये है कि उनके लिए हर इंसान जो है कंट्री का बराबर है, इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सनस, किसी भी शहर का हो, किसी भी जात का, धर्म का, किसी भी ट्राइब का, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, उसको हम इक्वली ही ट्रीट करेंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया में जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, सभी पर्सन इक्वालिटी ऑफ पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। वाइल अदर क्या है कि ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट का, अब existed to protect people from discrimination, ill treatment. Now there are several that works to see that people are treated with dignity and equals. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट रियल लाइफ में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसा कि हमने पिछली कुछ स्टोरीज़ में देखा। अब कुछ जो प्रोविज़न्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट प्रोविज़न ये है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ बट ये हाईलाइट नहीं होगा। फर्स्ट ये है कि एक मिनट, फर्स्ट ये मैंने लिखा है, ऊपर चला गया, सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शिट, सॉरी फॉर दैट। हम ऐसे ही कर लेते हैं।
आई एम रियली सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम कहाँ थे कि जो इक्वालिटी का जो रिकॉग्निशन है वो कुछ प्रोविजंस जो है वो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए। फर्स्ट है कि हर पर्सन लॉ के सामने बराबर है। कोई भी लॉ है तो कोई भी पर्सन है, कोई भी क्राइम कमिट करता है तो लॉ सबके लिए बराबर है, ठीक है। Every person is equal before the law, and what this means is that every person from the president of the country to Kanta or as a domestic worker, सब जो है वो लॉ का पालन करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो खुद प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, सबके लिए सब जो है कानून के सामने इक्वल है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी पर्सन है उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा सिर्फ उसके रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, काला है कि गोरा है, कास्ट के बेस पे, कोई किसी भी कास्ट का है, और प्लेस, बर्थ, एनी अदर फीमेल और मेल, ठीक है, कि मतलब वो किस जगह से है, किस कास्ट का है, किस प्लेस का है, किस रेस का है, किस रिलीजन का है, इसके बेस पर तो किसी को भी भेदभाव में नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। थर्ड है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। हर पर्सन, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट्स आदि किसी भी जगह पर जाने से रोका नहीं जा सकता, ठीक है, सिर्फ उसके रिलीजन वगैरह के बेस पे। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, ठीक है, वेल्स, रोड्स, बाथिंग, घाट्स एक्सेट्रा। मतलब हर पर्सन, सभी पर्सन्स, अगर कुआं है, रोड है या फिर कोई बाथिंग घाट है, उसको वो यूज़ कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत भेदभाव जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि इक्वालिटी जो है वो दैट इज़ ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट थ्रू लॉज, सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, कि गवर्नमेंट ने इसको गारंटीड कर दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है वो प्रोग्राम, स्कीम्स जो कि कम्युनिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उसको हेल्प करने के लिए। अब कुछ लॉज जो है इंडिया में वो हर पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इक्वली ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एडिशन जो लॉज हैं वो कुछ स्कीम्स जो बनाई गई हैं वो उनकी लाइफ, जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं। अब कुछ और स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम, वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो बड़े घर से हो, छोटे घर से हो, अमीर हो, गरीब हो, एक ही लाइन में बैठकर खाना खाते हैं। तो ये भी एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का। और तमिलनाडु एक फ़र्स्ट स्टेट हुआ है इंडिया में जिन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी फर्स्ट 2001 में, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि ये प्रोग्राम जो है वो अपने स्कूल में विदिन 6 मंथ में स्टार्ट करें। अब ये प्रोग्राम जो है बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आया, और जैसे कुछ गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल आना शुरू किया रेगुलरली, इससे अटेंडेंस बढ़ी, और टीचर्स ने रिपोर्ट किया कि चिल्ड्रंस वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, कि मतलब वो हमेशा खाना खाने के लिए घर जाते थे और वो वापस नहीं आते थे। लेकिन अब क्या है, मिड डे मील आने की वजह से वो स्कूल में ही रहते हैं खाना खाने के लिए, बल्कि जो बच्चे नहीं भी आते थे वो खाना खाने के लालच में वो स्कूल आने लगे हैं, और उनकी अटेंडेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और उनकी जो मदर है, जिन्होंने जो काम वाम करती थी अपने बच्चों को फीड करने के लिए, ड्यूरिंग द डे वो छुट्टियाँ वगैरह लेकर आती थी, तो उनको भी थोड़ी राहत मिल गई है। अब इस प्रोग्राम से कास्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हुई है, कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे बड़े कास्ट का बच्चा हो, छोटे कास्ट का, सब एक ही लाइन में बैठ के खाना खाते हैं। दलित वुमेन को खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इस तरह से भेदभाव ख़त्म हो रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो हंगर जो पुअर स्टूडेंट्स में था उसको कम करने के लिए हेल्प किया है, और उनको स्कूल आने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, ठीक है, जो कि खाली पेट स्कूल नहीं आ पाते थे। जबकि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, इम्पोर्टेंट रोल जो कि इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए काम किया है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिड डे मील प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है बच्चे के अटेंडेंस को बढ़ाने में, जो गरीब बच्चे थे नहीं स्कूल आ पाते थे उनकी अटेंडेंस को बढ़ाने में, और उनके जो बिग डिफरेंसेस थे हमारी कंट्रीज़ में उसको भी ख़त्म किया है।
बिटवीन स्कूल्स एंड रिच अटेंडेंस एंड दोज दैट पुअर अटेंड। ठीक है, इवन अगर हम अभी देखें तो स्कूल जो है कंट्री में दलित चिल्ड्रंस जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जिनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, अगेंस्ट ट्रीटेड अनइक्वली। अब हम देखते हैं कि इवन हम जो अवेयर है इन सब चीज़ों से कि किस तरह से लोगों के साथ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से और या फिर वो वुमेन है किस तरह से भेदभाव होते थे लोगों में। अब ये मतलब it is only when people begin to believe that no one inferior, every person deserves to be treated with dignity and presence attitude can change। अब established equality जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये लगातार होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो लगातार इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल करता आ रहा है। अब कुछ इश्यूज़ हैं इनइक्वालिटी के अदर डेमोक्रेसीज में, जैसे वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री विच देयर इज़ इनइक्वालिटी वेयर द स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे यूएस और अमेरिका और अफ्रीका और अमेरिकन्स जो एंसेंटर्स होते थे वो स्लेव्स हु वर बॉट फ्रॉम अफ्रीका। अमेरिका के एंसेंटर जो थे अफ्रीका से स्लेव्स लेकर आते थे। ऐसा कंटिन्यू रहा और उनकी जो लाइफ थी लार्जली वो अनइक्वल थी। और ये मूवमेंट चला 1950 में, जहाँ पे अफ्रीकन और अमेरिकन्स की लाइफ इक्वल राइट्स को पुश किया गया। और अफ्रीका अमेरिकन वर द ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट। बहुत ही अनइक्वली ट्रीट किया जाता था अफ्रीका को अमेरिका में। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रैवलिंग बाय बस, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस एंड गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर द वाइट पर्सन विश टू सिट। एक ब्लैक पर्सन बस में बैठा हुआ है तो अगर वाइट पर्सन आ जाता है तो उसको या तो पीछे चला जाना होता था या तो वहाँ से उठ जाना होता था। तो ऐसे ही भेदभाव वहाँ पे होते थे। रोज़ा पाक जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है वो बताती हैं कि वो बहुत समय पहले काम करती थी एंड उनको मना कर दिया गया था कि वो एक वाइट मैन के साथ वो सीट पर नहीं बैठ सकती। वो ये बात थी 1 दिसंबर 1955 को। और her refusal that day started huge agitation against the unequal ways in which African American were treated, which come to be known as the civil rights movement। ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट 1964 में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। अब ये कहते हैं कि स्कूल वुड बी ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। अब यहाँ पे मेजॉरिटी जो है अफ्रीकन अमेरिकन की सॉरी फॉर दैट, वहाँ पे बहुत सारे भेदभाव होते थे। तो उनके लिए कुछ ऐसे मूवमेंट चले तो वहाँ पे उनको और भी सारी फैसिलिटीज़, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। ठीक है, और चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है किसी भी कंट्री को हम कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल ने इस चीज़ को एक्सपैंड करने का आइडिया जो है डेमोक्रेसी का वो पुश किया है कि इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए जैसे जैसे न्यू इश्यूज आते हैं। सेंट्रल टू दिस द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन आर इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी एंड मेंटेन, राइट। अब इस बुक में आपने पढ़ा होगा कि जो इशू है इक्वालिटी इफेक्ट्स का, वो वेरियस एस्पेक्ट्स का जो है वो डेली लाइफ में हमने देखा। ठीक है, कि ऐसा होता है, राइट, कि ये कोई नई बात नहीं है कि वोट तो दे दिया लेकिन उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको इक्वली नहीं मिलते हैं। तो बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। तो अगर आपको चाहिए कि मैं अगला चैप्टर भी लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आप मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि हम आगे मोटिवेट हो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।